मीनू जी, मैं इस पे आऊं उससे पहले मैं एक चीज और जरा, क्योंकि भाषा का भी एक सवाल जो स्टालिन है उसको भी जोड़ रहे हैं और डिलिमिटेशन के साथ भाषा के सवाल पे भी ये जो हमारे सीआर मुकुंद हैं, इन्होंने कल इस पे भी बोला है और इन्होंने उस पर वही गोल बोल बातें की हैं कि भाई ये मदर टंग सीखनी चाहिए, पहली भाषा मदर टंग होनी चाहिए, दूसरी रीजनल लैंग्वेज जहां पे वो आप रहते हैं वहां की होनी चाहिए, तीसरी संपर्क की भाषा। मूल मुद्दा यह है कि सेंटर तीन भाषाओं को पुश कर रहा है, जिसमें वो अंग्रेजी और हिंदी को कंपलसरी और तीसरी लैंग्वेज की बात कर रहा है। स्टालिन दो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक हमारी जो भी जिस स्टेट की वो भाषा और एक और भाषा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एक का बहुत से लोगों को या तो जानबूझ के या अनजाने में राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क है। मैं नौकरी किया हूं और मैं नौकरी में मतलब ये मुझे कभी कभी हंसी आती थी। मैं अहिंदी भाषी क्षेत्र में पोस्टेड था, तो राजभाषा अधिकारी होते थे, हर हर डिपार्टमेंट पे किसी को बनाया जाता था, हफ्ते में एक दिन सैटरडे को मीटिंग होती थी और ये कहा जाता था कि आपको मतलब कितना एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का काम है, उसका एक्स्ट्रा पैसा ऐसा भी लिया जाता था कि आप हिंदी में दस्तखत कर दें तो वो ये माना जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में। ये स्टैंडर्ड था उस समय। आप हिंदी में दस्तखत कर दिए तो सब लोग हिंदी में दस्तखत करके वो पूरे डॉक्यूमेंट को, और एक यहां से रिपोर्ट चली जाती थी कि हमारा 10% काम हिंदी में हो रहा है, तो उससे और पैसा आ जाता था, तो उस पैसे को आप इधर उधर करिए। तो एक तो राष्ट्रभाषा राजभाषा अलग अलग चीजें हैं, तो ये एक कंफ्यूज जो करते हैं उसको दूर करें। दूसरा, जरा मैं आपसे एक चीज और समझूं, ये भी माना जा रहा है कि जो मोदी जी वहां जा रहे हैं वो केवल अध्यक्ष की बात नहीं है। मोदी जी के मन में है कि भाई हमारे बाद अमित शाह ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब दो इंपॉर्टेंट कंटेंडर उनके यहां हो गए हैं, एक योगी आदित्यनाथ और एक देवेंद्र फडणवीस। उस तरह की क्वालिफिकेशन मोदी जी, जो अमित शाह की क्वालिफिकेशन है वो गोधरा उनके पास है, सोहराबुद्दीन उनके पास है, कौसर भी उनके पास है, तुलसीराम प्रजापति उनके पास है, जस्टिस लोया उनके पास है। उनके पास 370 किस तरह से उन्होंने कश्मीर किया, इसको भी अभी जग्गी सदगुरु बता रहे थे कि कितना अच्छा काम किया उन्होंने कश्मीर में। लेकिन योगी जी और देवेंद्र फडणवीस वाली चीज उनके पास नहीं है। तो क्या उसके चक्कर में भी कहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये आप जैसे अडानी जी को कई जगह जाके सौदे तो दिलवाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह का मामला भी फिट करने के लिए भी ये बात हो सकती है? ये जा क्यों रहे हैं? और ये क्या बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए जो आरएसएस है वो अपनी एक पोजिशनिंग कर रहा है कि नहीं नहीं हम आप ऐसे नहीं करना चाहिए, वो अपनी मोल भाव का मामला है, लेन देन का? मीनू जी। जी, आनंद वर्धन जी, देखिए पहले मैं भाषा के बारे में बोल देती हूँ। भाषा का मुद्दा जो मुझे लगता है कि आज का जो समय आ गया है, आप देख रहे हैं कितना ग्रॉक का और ये एआई का और ये सब एक धमाल मचा हुआ है पूरे दुनिया के अंदर और हमारे देश में खासकर। तो उसको देखते हुए तो मेरी ये विश्वास और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि आप बच्चे को एक अपनी मातृभाषा और उसके साथ अंग्रेजी, इंग्लिश का नॉलेज जरूरी तौर पे दिया जाना चाहिए। और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, आई थिंक सो, वो हमसे पहले इस बात को रियलाइज कर चुके थे और डेफिनेटली, क्योंकि जो उनका यहाँ शिक्षा दीक्षा का स्तर है या विदेशों में वो लोग जाते रहे कब से, नॉर्थ इंडिया से तो बहुत पहले से जाते रहे वो लोग, तो वो उनको ये समझ में आ गया कि इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड। और ये अब इंटरनेट आने के बाद तो ये बिल्कुल ही प्रूव हो गया है कि अगर आप इंग्लिश से इक्विप्ड है, लैंग्वेज की नॉलेज से इक्विप्ड है, तो आपके लिए बाहरी दुनिया से कन्वर्स करना बहुत इजी हो जाता है। और ये हम आप सभी ने ये चीज महसूस की है। तो मेरे ख्याल से चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, वहां तीसरी भाषा का बच्चों के ऊपर दबाव डालना ये अनावश्यक बोझ है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि बच्चों के बैग का बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, सब्जेक्ट्स भी की भी जो पढ़ाइयां हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, उसके अलावा पेरेंट्स का भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए रहता है, डांस भी जाओ, जूडो भी जाओ, पेंटिंग क्लास भी जाओ, ये भी सीखो वो भी सीखो, और उसके ऊपर आप तीन भाषाएं लगा दें उनके ऊपर दबाव। तो भाई आप मतलब एक लिमिट होना चाहिए बच्चे के ऊपर प्रेशर का। तो आप उससे कितना सिखाना चाहते हैं। और रही भाषाएं सीखने की बात, तो देखिए आप अपनी लाइफ के लेटर स्टेज पे आप शौकिया तौर पे सीख सकते हैं। जैसे मैं अपनी बताती हूँ, मैंने बॉम्बे में रह के मराठी भी सीखी, गुजराती भी सीख ली, क्योंकि रहते थे वहां तो इसलिए सीख ली। और लोकल लैंग्वेज सीख के आपको डेफिनेटली आपकी डे टू डे लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन हमारा बायस क्या है
कि हम नॉर्थ इंडियंस, जिसमें कि बीजेपी जिसकी रिप्रेजेंटेटिव है और संघ, वो क्या चाहते हैं कि हिंदी तो सब सीखे, लेकिन हिंदी वाले कोई और भाषा ना सीखे। हम पांचों में से बता दीजिए कौन एक नॉर्थ साउथ इंडिया की एक भी लैंग्वेज बोलना जानता है क्या? कश्मीरी जानते हैं क्या हम? और तो छोड़ दीजिए, नहीं जानते। हम इतने अहंकार में हैं अपनी भाषा के, और हम दबाव उनके ऊपर डाल रहे हैं, जबकि वो जो जिन स्टेट्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो एजुकेशन को लेके जो उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो आउटपुट होना चाहिए, वो आपसे बहुत 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 ज्यादा है। तो आप किस बात के लिए उनको दबाव डाल रहे हैं? अगर वहां वो अंडर परफॉर्म कर रहे हो लैंग्वेज की वजह से, तो आप डालिए उनके ऊपर दबाव। लेकिन वहां पे क्या है कि आपने इतना दबाव डाला कि मर्जी से तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। मर्जी से उन्होंने रूपी का सिंबल जो था वो एक्सेप्ट किया था। जिस वक्त ये बनाया गया था रूपी सिंबल, उस वक्त भी ये बात बहुत डिबेट हुई थी कि साउथ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत अच्छा साइन है ये। तो अभी आपने क्या किया? क्योंकि आप थोप रहे हैं, तो उनको भी ध्यान आ गया कि अरे हमने तो रूपी सिंबल भी एक्सेप्ट किया था, चलिए इसको अभी बॉयकॉट करते हैं। तो आपने उनको तरह तरह का उनको बता रहे हैं कि भाई ये भी आप खोद के लाओ और इसको बायकॉट करो, इसको करो, इसको करो। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आती है। और ये बेकार बात में अनावश्यक, मैं बार बार कह रही हूँ, कई चैनल्स पे कह भी चुकी हूँ जब से ये विवाद चल रहा है, आप अननेसेसरी आग से खेल रहे हैं जिसकी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, बांग्लादेश भाषा के मुद्दे पे ही बना था। उसके मूल में भाषा ही थी बांग्ला भाषा की, उनका ये अस्मिता जिसको बोल रहे हैं। और सारी दुनिया में चल रही है अस्मिता की लड़ाइयां, तो आप हमारे देश के जो राज्य हैं वो कैसे अछूते रह सकते हैं? अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग सबके रीति रिवाज है, खान पान तक अलग है। तो उसमें जबरदस्ती करना, आग से खेलना है। और उसमें हुआ क्या है, ये मुद्दा शायद सुलट भी जाता, उसके साथ साइमल्टेनियसली आपका डिलिमिटेशन का मुद्दा और जुड़ गया है। तो जिसको कहते हैं कि और ज्यादा कठिन हो गया है मामला, कॉम्प्लेक्स बन गया है सिचुएशन, कि इसको जी सुलझाएं जी या इसको सुलझाएं। तो अब वो पूरी तरह अड़ गए हैं कि नहीं करना है हमें। तो अभी जो ये जी 7 राज्यों का जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी डिलिमिटेशन के मुद्दे को लेके, तो ये एक बहुत बड़ा बता रहा है कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो किस तरफ जा रहा है। मोदी जी कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, और जो ये 7 राज्यों की आज मीटिंग है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही चलेगा ये देश, कन्फ्रंटेशन से नहीं चलेगा। अब आपने जी संघ और भाजपा, या ये कहिए संघ या मोदी कहेंगे, अभी भाजपा तो मोदी ही है, उसकी बात की सॉरी। तो जो मोदी और संघ के जो प्रमुख हैं भागवत, देखिए इनका डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं है आपस में, रेपो बहुत कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि पब्लिकली किन्हीं को इनको कभी देखा नहीं गया है बातचीत करते हुए, या रहे भी हैं साथ तो अलग अलग बैठे रहते हैं। तो और ये भी माना जाता है कि यहाँ कुछ झगड़ा सीनियोरिटी का भी है। मोदी जी जो है वो संघ प्रमुख से एज में भी सीनियर है, और ये बताते हैं कि संघ में जो एंट्री हुई है वो मोदी जी दैट वे आल्सो संघ प्रमुख से सीनियर है। तो मोदी जी को लगता है कि मैं क्यों जाऊं इनसे मिलने, मैं तो दोनों मायने में सीनियर हूं। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद तीसरी बार बन गए हैं प्रधानमंत्री, तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा अहंकार या जो ईगो की हो जाती है कि इन्फ्लेटेड हो जाता है कि हाँ भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या जरूरत है। और मैं आपको बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि आरएसएस की जरूरत है मोदी को। देखिए, जो जून 2024 के इलेक्शंस थे उसमें मोदी जो है ऑफ गार्ड पकड़े गए थे, मतलब आरएसएस ने बगैर बताए हाथ खींच लिए थे इलेक्शन से। और ये बात पहले पहले फेज की जो पोलिंग हुई थी उसमें बहुत जगह से खबरें आ रही थी कि आरएसएस और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ पे दिखाई नहीं दे रहे, क्या वजह है। तो वो लेटर बाद में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद समझ में आई, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन ये भी एक फैक्टर था। तो अगर अगर आरएसएस काम कर रही थी तो 240 नहीं, 250-55 सीटें तो आ ही जाती इनकी। तो जी वो चीज जो है, जब आरएसएस ने जो हाथ खींच लिया है, तो मोदी जी को अब समझ में आ गया। और मोदी जी के पास पहले से ही अपनी एक पेड आर्मी तैयार है, और मोदी जी बहुत पैसे के अंबार के ऊपर बैठे हैं, तो उनके लिए अपने लिए पेड आर्मी तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने आज भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं जो पेड हैं, उनके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनको वो पेड आर्मी है उनकी। जी जी और इसी जी तरीके से जो उनका जो आरएसएस का काम है वो पैसे देके करवा लेंगे। तो मुझे जी जी ऐसा कुछ ऐसा लगता नहीं है, और मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है कि मोदी जी संघ प्रमुख से मिलने नागपुर जाएंगे। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाएगी
बहाना बना दिया जाएगा कि मोदी जी जाएंगे नहीं।